हेलो गाइस, आज हम लोग कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये पता होगा कि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें फ्री चार्ज मौजूद होता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि अगर किसी तरह से उन चार्ज पे हम फोर्स लगा दें, देन बहुत कम फोर्स के साथ भी, यानी किसी भी तरह के एक्सटर्नल फील्ड को हम सपोज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, इन फ्री चार्जेस को बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। यानी ये चार्जेस बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्हें मूव नहीं किया जा सकता है, इन्हें बहुत ही ईजिली मूव किया जा सकता है। एक परफेक्ट कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि इनफाइनाइट चार्जेस होते हैं। एक्चुअल में तो किसी में भी इनफाइनाइट चार्जेस हो नहीं सकते हैं, बट एक्चुअल में एक कंडक्टर जो आइडियल होगा उसके पास होने चाहिए, ताकि हम कितना ही चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं लगा दे, वो आराम से उसके अंदर के सभी चार्जेस मूव हो सके। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे कि कंडक्टर्स के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनमें से एक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये कह सकेंगे कि आइडियल कंडक्टर वही है जिसके पास एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्जेस हो। आइडियली कंडक्टर्स में जितने भी फ्री चार्ज होते हैं उनमें कोई भी बाउंड करने लायक फोर्सेज नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसे फोर्सेज नहीं होने चाहिए जो कि उसे रिपेल कर रहे हो। आइडियली इनमें बहुत अच्छा आराम से मूव कर सकने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि कंडक्टर्स को अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कंडक्टर है जो कि किसी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है। इन दैट केस इसके अंदर में फ्री चार्जेस होंगे। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ढेर सारे चार्जेस होंगे और उनका टोटल मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, सच दैट इसका नेट चार्ज जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब जब हम इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रखेंगे तो हम कुछ खास बात को ऑब्जर्व करेंगे। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इस कंडक्टर को रखेंगे, देन इनके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन वो सभी के सब चूंकि फ्री है, तो उन सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक फोर्स लगेगा और फ्री होने के कारण से वो आसानी से मूव कर सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग जाएंगे, बिकॉज जब हम इन पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे देन उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स आएगा। और अगर हम नेगेटिव चार्जेस को देखेंगे देन वो ऑपोजिट जाएंगे, बिकॉज जब हम इनका प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेंगे जिससे हमें फोर्स मिलेगा, वो एक्चुअल में ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा बिकॉज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द चार्ज। इस कारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे चार्जेस जो हैं वो मूव कर जाएंगे और शिफ्ट कर जाएंगे, और हमारे पास कुछ ऐसा एक सेटअप होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फेस करने वाला फेस जो होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा और उसके ऑपोजिट फेस पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, बिकॉज अगर अंदर में किसी भी तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन चार्ज का हमें ऑपोजिट मोशन देखने को मिलेगा, और उसके कारण से जैसे ही ये मूव होगा देन हम देख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव, इसके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी कैलकुलेट करेंगे देन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा होगा, जो इसका अपना खुद का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों का ही सम होगा। एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास चार्ज के अक्यूमुलेशन के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। इन दैट कंडीशन ये प्रोसेस रुक जाएगा। अगर किसी भी समय पे हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम है देन हमारे पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसके कारण से हम लोग ने देखा कि कंडक्टर के अंदर में चार्ज का एक पर्टिकुलर ढंग का मोशन होता है, जिस कारण से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और इस कारण से हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच का डिफरेंस घटते चला जाएगा, और ये तब तक कंटिन्यू होगा, ये प्रोसेस तब तक टर्मिनेट नहीं हो सकता है जब तक कि एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम लोग इसे बहुत देर तक के लिए छोड़ दिए हुए होंगे, इन दैट कंडीशन एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा जहां पर फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में है, जो इंटरनली प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से, जो बाहर का है वो टोटल अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो कर देगा। दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा सरफेस पे जिसके कारण से अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, वो उसको एग्जैक्टली ढंग से खत्म कर देगा, और बाहर में हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने वाली ये प्रॉपर्टी हमारे कंडक्टर का मटेरियल जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां पर ये बात होगा।
ऐसा इसलिए कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, देन वहां पर चार्जेस का इस ढंग से मोशन होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने की कोशिश करे। तो अगर किसी भी पॉइंट पर हमारे पास नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब्सटेंस के अंदर में, यानी कंडक्टर के अंदर में जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, इन दैट कंडीशन वो चार्जेस का एक ऐसे मोशन को प्रोड्यूस करेगा सच दैट कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही पड़े। सो फाइनली जब हमारे पास पूरा हम लोग इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे काफी समय के लिए और हमारे पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक तरह का इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इन दैट कंडीशन हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि सारा का सारा चार्ज, जितना भी चार्ज है, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे मौजूद होगा। इंटरनली किसी भी जगह पर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज एज पर गॉसेस लॉ अगर कहीं पे भी कुछ भी चार्ज डेंसिटी मौजूद होगी देन उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग जस्ट देखा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता है। अगर सब्सटेंस के अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन ऑपोजिट चार्ज के मोशन के कारण से वो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना भी चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे मौजूद होगा। इंटरनली कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, हर जगह न्यूट्रल दिखेगी और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखेगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। अब हम लोग थोड़े से पोटेंशियल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग सरफेस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करते हैं उस कंडक्टर के और इंटीरियर किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। हम एक पाथ ऐसा कंसीडर करते हैं और एक ऐसे पाथ को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल V3 है। देन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के थ्रू V3, V1, V2 और V3 इन दोनों के बीच में ही, इन सब के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। सो हम लोग दोनों ही पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करके इन दोनों ही पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पाथ ही सिर्फ इनिशियल पॉइंट को छोड़ के जो है वो पूरी तरह से कंडक्टर के इनसाइड लाई कर रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होगी एज पर आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन हम कह सकते हैं ये पूरा इंटीग्रल ही जीरो होगा। इसका मतलब है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो V3 माइनस V1 इक्वल टू जीरो होगा और V3 माइनस V2 इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होगा। इसका मतलब है कि हमारा पूरा जो चार्ज है, हमारा जो पूरा कंडक्टर है, वो एक तरह का इक्वी पोटेंशियल ऑब्जेक्ट होगा। इक्वी पोटेंशियल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि उसके हर एक पॉइंट, उसका सरफेस और उसके इनसाइड का हर एक पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल होगा। क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर एक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी देन भी ये बात काम कर जाएगी। सो ये पोटेंशियल को जीरो होना जरूरी नहीं है। एक और बात यहाँ पे हमें ध्यान देनी चाहिए और वो ये बात है कि जब भी हम इनसाइड द कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहाँ पर कंडक्टर का मटेरियल प्रेजेंट है। हम ऐसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कंडक्टर का मटेरियल नहीं होगा, बिकॉज जहाँ पे कंडक्टर का मटेरियल नहीं होगा हमारी पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी होगी। और इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि अगर सपोज दैट किसी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, यानी उसके बीच में से कोई जगह है जहां पर से हम लोग ने मटेरियल को बाहर निकाल लिया है, देन उसके बाद यहां पर हम इनसाइड ऑफ द कंडक्टर से नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये हमारा कंडक्टर है देन ये जितना भी शेडेड रीजन है सिर्फ उसी में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पर ये जो अंदर में छोटा सा कैविटी वाला रीजन है उसके लिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसके लिए हमें कुछ और बातों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो कैविटी के अंदर कोई चार्ज है और या तो दूसरा कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। आइए इन दोनों ही केसेस को कंसीडर करते हैं। जब कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है देन एज पर गॉसेस लॉ हमारे पास वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर से नो चार्ज इन कैविटी का मतलब है कि अंदर का टोटल चार्ज जीरो हो सकता है उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज भी हो, लेकिन दोनों ही आपस में इक्वल हो। इन दैट कंडीशन दैट इज वो भी हमें नो चार्ज इन कैविटी कंडीशन में ही आएंगे। उस कंडीशन में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास उसके अंदर में कुछ इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, बट एग्जैक्ट ऑपोजिट चार्जेस बाहरी सरफेस पे भी इंड्यूस हो जाएंगे और इस कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी हर जगह पे जीरो ही हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके कैविटी के अंदर में Q चार्ज प्लस Q चार्ज मौजूद है। इन दैट कंडीशन चूंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है देन हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर में ही, कंडक्टर के अंदर में ही चार्जेस को एक मूवमेंट एक्सपीरियंस होगा फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम चार्ज Q, और उसके आसपास नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे।
बट देन हम एक और बात ऑब्जर्व करेंगे कि बाहरी सरफेस पे देन पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब हम सोचेंगे कि इसके कंडक्टर के बीच में जो बीच वाला रीजन है उसमें क्या बात होगी, तो हम ये फिर से कह सकते हैं कि वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा देन चार्ज का मोशन ऑटोमेटिकली उसे जीरो कर देगा। देन फिर से हमारे पास ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मटेरियल जहां, सॉरी, कंडक्टर का मटेरियल जहां पे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। हाउएवर इस बार कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। हम एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि कैविटी का ज्योमेट्रिकल शेप के द्वारा बाहरी सरफेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें उसकी ज्योमेट्री तो नहीं पता चलेगी, लेकिन उसके अंदर कोई चार्ज है इसे हम लोग इस ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाहर में हमारे पास एक चार्ज इंड्यूस हो चुका होगा अगर अंदर में कोई चार्ज है। सो इसका मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसके कैविटी के अंदर में कोई चार्ज है देन उसके कारण से वो उसका इंफॉर्मेशन बाहर जाएगा। लेकिन एक बात, बाहर में चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए इसका कभी भी कोई इफेक्ट अंदर वाले चार्ज तक नहीं जा सकता है, बिकॉज सरफेस वाले चार्जेस ही उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर कोई कैविटी है देन कैविटी के ज्योमेट्रिकल शेप का इंफॉर्मेशन कभी भी बाहर नहीं पता लगाया जा सकता है। और दूसरा बात, कैविटी की चार्ज को पता लगाया जा सकता है। और तीसरा बात यह कि कैविटी के अंदर में कोई भी चीज है उसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्चुअल में फैराडे केज का भी प्रिंसिपल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं, कि जब हम किसी किसी भी चार्ज सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी भी चार्ज सिस्टम को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते होते हैं देन हम उसे कंडक्टर से कवर कर देते हैं और उसके अंदर की कैविटी के अंदर में प्लेस कर देते हैं। कंडक्टर से रिलेटेड हम लोग एक और बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस के उसकी जो लाइंस होंगे वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होंगे, या उनका डायरेक्शन ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमारे कंडक्टर के सरफेस के। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं है देन उसका एक कंपोनेंट होगा जो सरफेस के अलोंग भी होगा, बट देन इस सरफेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जो सरफेस के अलोंग होगा उसके कारण से चार्ज में एक ऐसा मोशन प्रोड्यूस होगा जो कि फिर हमारे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही हो सकता है, इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन होने पे हमारे पास एक ऐसा फ्लो आएगा जो उस सरफेस के अलोंग वाले कंपोनेंट खत्म कर देगा और सिर्फ हमारे पास परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही बच जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसी कारण से हम लोग कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर का मतलब है कि लगभग उसके जस्ट सरफेस के अराउंड। मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिस कारण से इसके ऊपर कुछ चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं और इसके कारण से हम इसके सरफेस के जस्ट आउटसाइड यानी कि जस्ट एग्जैक्ट लगभग सरफेस पे ही जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम एक बहुत ही छोटा सा ऐसा सरफेस चुन सकते हैं जो सरफेस के जस्ट पैरेलल है और वो आधा ऊपर और आधा सरफेस के एग्जैक्ट नीचे लाई कर रहा है। इन दैट कंडीशन हमारा अंदर वाले सरफेस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा वो जीरो हो जाएगा बिकॉज अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसके अलावा जितना भी हमारा जो कर्व फेस है उसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल जीरो हो जाएगा बिकॉज अगर वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पोर्शन बाहर है वो अगर है भी देन वो उस कंडीशन में है जो हमारा डीए वेक्टर है वो एक्चुअली में सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये सरफेस के अलोंग है तो दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ऊपर वाले सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरिया इंटीग्रल होगा जिसे कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर निकल रहा है यानी ये डीए वेक्टर के एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगा, देन यहाँ cos थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और क्योंकि हमने बहुत छोटा सा एरिया लिया है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट होगा जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं और इससे हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये E इंटू एरिया हो जाएगा जो एरिया यहाँ पे हमारे पिल बॉक्स का है। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे कितना चार्ज है उसे हम लोग इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग गॉसेस लॉ की मदद से इन दोनों को इक्वेट करें देन हमें एक खास चीज मिलेगी। यहाँ पे एरिया वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये मिलेगी। अगर हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें देन हम लोग एक एन कैप वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं जो सरफेस एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड
पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एन कैप के डायरेक्शन में है। सो हम लोग अगर चाहें तो पोटेंशियल को एन कैप के डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव वैल्यू को पता कर सकते हैं और इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन ला सकते हैं। सो हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा और इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल पता है देन हम उसके अनुसार सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग कैपेसिटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कंटेन करने वाले कंडक्टर्स का एक सिस्टम होता है। अब इस चार्ज के कारण से दोनों ही कंडक्टर्स के ऊपर एक पोटेंशियल होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज के ऊपर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर हमेशा एक कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो V प्लस है और इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो V माइनस है। हम दोनों ही पोटेंशियल्स के बीच के डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। चूंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के नेगेटिव का वैल्यू होता है, देन हम इसे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अजीब गरीब हो सकता है, जिस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि वो हमेशा कूलम्स लॉ को ओबे करेगा। एंड एज पर कूलम्स लॉ, अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं, इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी दोगुना हो जाएगा। और अगर वो दोगुना होगा देन हमारे पोटेंशियल्स के दोनों जगह के वैल्यूज भी दोगुने हो जाएंगे और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दोगुना हो जाएगा। यानी हम इसे कुछ इस ढंग के आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं कि अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को ही दोगुना कर देते हैं देन हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी दोगुना हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी। और इसका मतलब है कि हमारा जो इंटीग्रल है उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म जब दोगुना हो जाएगा देन उसका टोटल इंटीग्रल भी दोगुना हो जाएगा और हमारा फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों ही कंडक्टर्स के बीच में वो भी दोगुना हो जाएगा। यानी कि हमारा जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर चार्ज को दोगुना किया जाएगा तो पोटेंशियल भी दोगुना हो जाएगा, अगर चार्ज को 3 गुना कर दिया जाएगा तो पोटेंशियल भी 3 गुना हो जाएगा और ऐसा ही हर जगह होगा। बट यहाँ पर हम लोग ने एक खास बात को डिस्कस नहीं किया। हो सकता है कि जब हम लोग चार्ज को दोगुना कर दें या फिर चार्ज को कुछ भी गुना कर दे, इन दैट कंडीशन ऐसा हो सकता है कि हर जगह पे जो चार्ज का डिस्चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी है वो एग्जैक्टली सेम गुना नहीं हो सकता है कुछ जगह पे वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाए और कुछ जगह पे कम हो जाए, उतना नहीं बढ़ पाए। इन दैट कंडीशन ऐसा हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह दोगुना नहीं आए, देन ये बात हो सकता है कि थोड़ा सा गलत हो जाए। बट एक्चुअली में आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे स्पेशल थ्योरम्स हैं जिनके हिसाब से अगर हम लोग किसी भी चार्ज सिस्टम में हर जगह पे चार्ज को एग्जैक्टली दोगुना कर देंगे देन पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हर जगह एग्जैक्टली दोगुना ही होना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज डेंसिटी भी हर जगह एग्जैक्टली दोगुना ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर जगह चार्ज को एक कांस्टेंट मल्टीपल करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे कांस्टेंट मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस कारण से हमारा ये बात हमेशा ही सही होगा। यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे देन हमारा चाहे कितना भी चार्ज क्यों ना हो, पोटेंशियल इस ढंग से चेंज हो जाएगा कि कैपेसिटेंस एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो कांस्टेंट रहेगी। ऑब्वियसली ये डेफिनेशन ही है इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज से कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो उसको इंडिकेट करता ही नहीं है। तो आखिर कैपेसिटेंस किस बात को इंडिकेट करता है? कैपेसिटेंस पूरी तरह से एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो ज्योमेट्री है हमारी कि कंडक्टर्स कैसे रखे गए हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या है, उनका एग्जैक्ट शेप क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ उन पे डिपेंड करता है। बिकॉज चार्ज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है एज पर द फैक्ट, बिकॉज इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द इक्वेशन Q प्रोपोर्शनल टू V। सो चार्ज को चेंज कर देने पे भी V इस ढंग से चेंज हो जाएगा कि C हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी ये चार्ज पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग कुछ खास ज्योमेट्री वाले कैपेसिटर्स, यानी कि दो ऐसे कंडक्टर जिनकी एक खास ज्योमेट्री है, उन कंडीशन में हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। इनमें से पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली दो मेटेलिक प्लेट्स होते हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और उनके फेसेस जो होते हैं उन्हें आपस में पैरेलल रखा गया होता है। मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में d डिस्टेंस है और इन दोनों का ही सरफेस एरिया a है। ऊपर वाले प्लेट पे प्लस क्यू इतना चार्ज है और नीचे वाले प्लेट पे माइनस क्यू इतना चार्ज है। अब हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल
और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चार्ज तो पता ही है, बट अब हमें इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करना होगा। इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके लाइन इंटीग्रल के थ्रू हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक छोटा सा गॉसियन पिल बॉक्स कंसीडर कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होगा। मान लेते हैं इसका एरिया स्मॉल ए है। अगर हम यहाँ सिमेट्री और कंडक्टर के प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो हम दो बात नोटिस करेंगे। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना होगा, बिकॉज इस कंडीशन में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा प्लेट के आसपास के हम लोग कॉर्नर की बात नहीं कर रहे हैं और हम लोग बीच के रीजन की ओर बात कर रहे हैं। और क्योंकि कॉर्नर के समय में हमें थोड़ी सी इस चीज़ों से डिफरेंट चीज़ें मौजूद पता चलेंगी, बट अभी के लिए हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसे हम लोग लगभग इन्फाइनाइट शीट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हमें वो सिमेट्रीज मिलेंगी जिसके थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिमेट्रीज बाउंड्रीज पर नहीं लागू होंगे, इसलिए हम लोग जब बाउंड्रीज के आसपास देखेंगे तो वहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट अप्रॉक्सीमेशन में ये चीज़ काफ़ी सही है कि हम इसे एक इन्फाइनाइट जैसा ट्रीट कर ले। देन इलेक्ट्रिक फील्ड को हर जगह कांस्टेंट होना होगा और साथ ही साथ इसे सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर भी होना होगा। इसके अलावा हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सो पिल बॉक्स का जितना ही पोर्शन इनसाइड है वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, और जो बाहर सरफेस है उसमें से जो कर्व सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, तो वो डी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिस कारण से उसका एरिया इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। बचा हुआ जो हमारा ए सरफेस ए जिस जो भी हमारा सरफेस है जिसका हम लोग ने ए एरिया मान रखा है, उसमें हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी और उसके साथ डी ए वेक्टर पैरेलल होगा। सो अगर उसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे देन कॉस थीटा वाला टर्म 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारा डी ए है उसका इंटीग्रल हो जाएगा, जिसे हम डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो क्यू है वो एरिया ए के ऊपर स्प्रेड है, कैपिटल ए के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को लिख सकते हैं कैपिटल क्यू बाय ए। और अगर हम उस चार्ज के बारे में बात करें जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस एरिया ए वाले हमारे पिल बॉक्स के अंदर में कंटेन है, देन हम उसे सिग्मा इंटू स्मॉल ए लिख सकते हैं। गॉसेस लॉ की मदद से हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा जहाँ पे स्मॉल ए कैंसिल होने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी और इसका डायरेक्शन सरफेस से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं एक लाइन के अलॉन्ग जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा होगा, तो उससे हमें दोनों ही प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में माइनस क्यू के अलॉन्ग के पास में पोटेंशियल कम होगा और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। वैसे भी वो इसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है और फाइनल हमारा प्लस क्यू पे होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा एन कैप वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा और इसके अंदर का कोई भी छोटा सा एक डीएल वेक्टर ऑपोजिट पॉइंट कर रहा होगा। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ पे इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होने के कारण से cos 180 डिग्री यानी -1 आएगा। सो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरह का दिखेगा, और यहाँ पे डीएल का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो ये हमारा टोटल जो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो आ जाएगा जो कि डी है। अब हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो Q बाई V होता है, तो अगर हम लोग Q और V के एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करेंगे देन हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा कैपेसिटेंस के लिए। यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से कैपिटल Q को लिख सकते हैं कि वो सिग्मा इंटू कैपिटल ए हो जाएगा, तो इसका वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन कैपिटल ए बाई डी हो जाएगा, और ये हमारे उस बात से भी एग्जैक्टली सही से मैच कर रहा है कि कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ एरिया और उन दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस के बीच में डिपेंड कर रहा है। कितना चार्ज एग्जैक्टली है या कितना पोटेंशियल है इस पर एग्जैक्ट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक स्फेरिकल कैपेसिटर को देखेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर्स बेसिकली दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कंटेन करने वाले दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। यहाँ स्फीयर जो होते हैं वो हॉलो होते हैं। बाहर में -q चार्ज होता है और बाहर वाले स्फीयर का रेडियस b होता है, और
अंदर वाले स्फीयर में प्लस क्यू चार्ज होता है एग्जैक्टली इक्वल बट ऑपोजिट, और उसका रेडियस ए होता है। इसके लिए भी हम लोग बेसिकली वही सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैलकुलेट करेंगे, उसकी मदद से इन दोनों ही के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एसी के हमारे क्वेश्चन, हमारा जो सिस्टम है उसकी सिमेट्री का यूज़ करते हुए हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज करते हैं रेडियस आर का, जो कि ए और बी के बीच में लाई करेगा, मतलब ए और बी के बीच में उसका रेडियस लाई करेगा। हमारे सिस्टम की सिमेट्री के हिसाब से हर जगह पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ वो इक्वल भी होगा मैग्नीट्यूड में, बिकॉज हर डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, और सिमेट्री को ओबे करने का बस एकमात्र यही तरीका है। तो अगर हम लोग इसके एरिया इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रल को, तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब इस एरिया इंटीग्रल को हम लोग गॉसेस लॉ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हम लोग बाहर वाले शेल से अंदर आने तक के दौरान में इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में आर कैप की मदद से इस ढंग से लिख सकते हैं। अब हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आर कैप है और जो हमारा डीएल वेक्टर है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सो यहाँ पे cos 180 का एक टर्म आएगा जिसके कारण से एक नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड होगी। सो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरह का दिखेगा। या फिर हम सिंपली ये बात भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डीएल वेक्टर और कुछ नहीं बल्कि माइनस डी आर वेक्टर ही हो जाएगा। अब ये काफ़ी इजी इंटीग्रल है जिसे हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा, और हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए Q/V फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा Q कैंसिल हो जा रहा है, और फाइनली हमारे कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ इतना आ रहा है। ये हमारे कैपेसिटेंस का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। आज हम लोग ने देखा कंडक्टर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा हमने देखा कैपेसिटर क्या होता है, और अलग अलग तरह के कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों के ही कैपेसिटेंस को हमने कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।